हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आपके प्यारे चैनल जीनियस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के बीच क्लास 9 के बायोलॉजी चैप्टर संख्या जो 3 यानी जीवों में विविधता के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पीछे की वीडियो आप लोग अगर नहीं देखेंगे तो आप जाकर देखिए। उस वीडियो में मैंने स्वास्थ्य एवं रोग यानी चैप्टर संख्या 4 को पूरी कंप्लीट रूप से मैंने डिटेल से बताया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो जाके वो देखिए। ये क्वेश्चन सिर्फ 9th क्लास ही नहीं बल्कि कम्पिटिटिव एग्जाम यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए आज आप लोगों के बीच चैप्टर संख्या जो होती है वह 3 उनके बारे में जानते हैं। और चैप्टर का नाम है जीवों में विविधता, यानी इनको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम जानते हैं डाइवर्सिटी क्या होती है, विविधता क्या होती है। तो जैसे कि आप लोगों को जानते हैं कि विविधता जीवों के बीच जो भिन्नता पाई जाती है उन्हीं को हम कहते हैं विविधता। तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं जीवों के बीच जो आकार, रंग, रूप, लिंग इत्यादि के आधार पर जो भिन्नताएं देखी जाती है उसे हम विविधता कहते हैं। चलिए आप लोगों को यहाँ पढ़ के बताते हैं। जीवों के बीच जो रंग, विचार, भाषा, सांस्कृतिक तथा आकार के आधार पर जो भिन्नता पाई जाती है उसे हम विविधता कहते हैं। फिर से एक बार आप समझ जाइए। जैसे सामाजिक परिवेश है और समाज में जैसे हम लोग हैं तो मानव में भी विविधता देखी जाती है। जैसे आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे आपके परिवार में ही विभिन्न सारी विविधता देखी जाती है। जैसे किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग सांवला है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई कोई पतली है, कोई हेल्दी है। तो यही इसी को हम कहते हैं विविधता। जैसे हम लोग अभी बिहार राज्य से हैं और बिहार राज्य में उत्तरी बिहार से है। हम लोग अभी मैथिली भाषा बोलते हैं, जैसे ठेठ मैथिली बोलते हैं। वहीं पे आप लोग चले जाइए पटना भोजपुर के क्षेत्र की तरफ चले जाइए, वहाँ पे भोजपुरी देखने को मिलता है। तो बिहार में भी विविधता देखी जाती है। इस तरह से भारत के अनेक क्षेत्रों में विविधता देखी जाती है। चाहे वो जीव जीव हो, चाहे वह जंतु हो, चाहे वो कोई भी क्यों न जंतु हो, सभी में विविधता देखी जाती है। तो आइए हम समझ आपको समझा चुके हैं विविधता यानी डाइवर्सिटी क्या होती है। आगे के बारे में आपको बता रहे हैं। वर्गीकरण किसे कहते हैं यानी क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। क्लासिफिकेशन यानी जीवों जीवों के बीच उनके समानताएं और विषमताएं के आधार पर जो समूह में बांटते हैं उसे ही हम कहते हैं वर्गीकरण। एक बार फिर समझिए। जीव जीवों के बीच जो एक समानताएं देखी जाती है, एक लक्षण देखे जाते हैं, जो समान गुण देखे जाते हैं, उनको एक वर्ग में, एक समूह में रखते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं वर्गीकरण। जो कि यहाँ पे मैंने लिख चुके हैं। जीवों को उनकी समानताएं तथा विसमानताएं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में बांटते हैं, उसे ही वर्गीकरण कहा जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने ये जो बता रहे क्वेश्चन, ये ऑफलाइन क्लास में बच्चों को बुक रीडिंग करवाते हैं तो उनको वहीं पे बता देते हैं अच्छी तरह से, और बता के उनको नोट करा देते हैं जो घर से HW बनाने के लिए। उनको तो और अच्छे से समझ में आता होगा। अभी मेरे पास ऑफलाइन बच्चे नहीं है, अगर ये भी वीडियो ऑफलाइन क्लास के बच्चे देखते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा ये वीडियो से, क्योंकि आपका दोबारा रिवाइज हो जाएगा। आइए उनके बाद जानते हैं हम वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकी को हम बोलते हैं टेक्सोनोमी। ये क्या होती है? टेक्सोनोमी क्या होती है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों को सुव्यवस्थित एवं क्रमानुसार विभिन्न समूहों में विभाजन करते हैं तथा उनका नामांकन तथा उससे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम कहते हैं वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान। आप लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं। एक वैज्ञानिक इन वर्गीकरण के बारे में पहले समझिए। जीवों के बीच जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों को
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों को एक सुव्यवस्थित क्रम में, सुव्यवस्थित तरीके से और एक कर्मानुसार तरीके से उनको सजाया जाता है, रखा जाता है और उनका उस जो समूह का नामांकन नाम दिए जाते हैं और उनका फिर अध्ययन करते हैं, उसे ही हम वर्गीकरण कहते हैं, वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। तो जैसे आप लोगों को अगर नहीं समझे है तो यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। जैसे कोई जीव है, कोई जीव है और एक जीव के समूह को एक जगह इकट्ठा करके उसको क्रमबद्ध तरीके से उनका लक्षण, उसका जो भी उसमें समानताएं देखी जाए तो एक जगह रख के उनको उनका नामांकन करके उनको हम अध्ययन करेंगे, इसी को हम कहा था वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। उनके बाद जानते हैं हम वर्गीकी या वर्गीकरण का जनक जो माना जाता है वो अरस्तु को माना जाता है। सॉरी, अरस्तु को नहीं माना जाता है। जीव विज्ञान वर्गीकी या वर्गीकरण का जनक जो मानी जाती है वह लिनियस को माना जाता है। उनके बाद जानते हैं अरस्तु के जीवों का वर्गीकरण, अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण, अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने भी जीवों का वर्गीकरण दिए हैं। उन्होंने तीन स्तरों पर जीवों को वर्गीकरण दिया है, 3 स्तर पर किया है। एक जल, स्थल और वायु। जल में रहने वाला जीवों का बोला एक समूह बांटा, उनके बाद स्थल पर रहने वाले जीव को एक जगह और वायु में रहने वाले जीवों को एक जगह रखा। लेकिन इनके जो सिद्धांत थे, इनके जो वर्गीकरण के सिद्धांत थे वह मान्य नहीं हुआ, क्योंकि जल में रहने वाले जीव की समझ गए ना विसमानताएं देखी गई। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं स्टार फिश एक जलीय सॉरी व्हेल एक जलीय जीव है और स्टार फिश भी एक जलीय जीव है। तो इसमें कैसे विसमानताएं देखी जाती है, तो व्हेल और स्टार फिश दोनों ही ये जल में रहती है, यानी इनका वास स्थान जहाँ पे रहते हैं उनको वास स्थान कहता है, इनका वास स्थान जलीय जीव है। लेकिन इनमें भिन्नता देखी जाती है, परंतु वह एक दूसरे से भिन्न है, परंतु वह एक दूसरे से भिन्न है। स्टार फिश एक छोटा जीव है, वहीं पे एक व्हेल जो होती है एक बड़ी जीव है, जलीय जीव। तो आइए आगे हम जानते हम केरोलस लिनियस के वर्गीकरण सिद्धांत। उनके बाद एक वैज्ञानिक समझो इधर है केरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने वर्गीकरण का एक सुव्यवस्थित सिद्धांत दिया। इसी के सिद्धांत को मान्यता दी गई है और इन्हीं के सिद्धांत को अभी मान्य है और इनको हम लोग पढ़ते हैं। तो इनके बारे में यहाँ पे दे दिए हैं। लिनियस नामक वैज्ञानिक ने 18वीं शताब्दी में वर्गीकरण का सिद्धांत दिया। इसे वर्गीकी का जनक माना जाता है, यानी वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है। इनका जन्म 1907 ईस्वी में तथा मृत्यु 1707 ईस्वी में तथा मृत्यु 1778 ईस्वी में हुई। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्गीकी के जनक किसे कहा जाता है, तो लिनियस को किसे कहा जाता है, लिनियस। केरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने जीवों के वर्गीकी का सिद्धांत दिया और उसी सिद्धांत को क्या मान्यता दी गई। तो जानते हैं, और इनका जन्म 1707 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1778 ईस्वी में। वर्गीकी का या वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, लिनियस को। उनके बाद जानते हैं लिनियस के वर्गीकरण के 4 इकाई थी। लिनियस ने अपनी वर्गीकरण में 4 इकाई, जीवों की कितनी इकाई बांटा, 4 इकाई में बांटा। पहला हो जाएगा संघ यानी फैलम, 2 नंबर में वर्ग यानी क्लास, 3 नंबर में वंश, 4 नंबर में जाति स्पीशीज। तो इनकी 4 वर्गीकरण की इकाई थी। लिनियस नामक वैज्ञानिक ने अपनी वर्गीकरण सिद्धांत में 4 इकाई दिए थे। पहला दिया था वंश, उनके बाद क्या दिया, पहला दिया था संघ, उनके बाद क्या दिया था वर्ग है वर्ग, उनके बाद वंश, उनके बाद जाति, उनके फिर बाद में अनेक इकाई जोड़ी गई।
फिर फिर इस सिद्धांत जो दिए थे लिनियस साहब, इनके सिद्धांत में और इकाई जोड़ी गई, और इकाई बहुत सारा जोड़ी गई, जिससे जिससे कई इकाई इसमें जोड़ी गई। नीचे में जैसे यहाँ पे बता दिए संघ, संघ को फिर बांटा गया उपसंघ को, किसमें बांटा गया? उपसंघ को। फिर उप वर्ग को फिर बांटा गया उपवर्ग में, वंश को बांटा उपवंश में, और जाति को बांटा उप जाति में। समझा? आशा करता हूँ आप लोग को समझ में भी आती होगी। उनके बाद जानते हैं जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से शुरू करते हुए निम्नलिखित जटिल गुण निम्नलिखित जटिल गुण, यानी आप लोगों को ये जो पॉइंट लिखाए हैं इनके बारे में आप लोग को बता रहे हैं। अगर जीवों का वर्गीकरण किस तरह से करते हैं, आगे के बारे में हम संघ, वर्ग, जाति, उनके बाद वंश इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये पॉइंट समझना जरूरी है, क्योंकि आप लोग 8 क्लास में ये सब पढ़े होंगे। प्रोकैरियोटिक जीव, यूकैरियोटिक जीव, एकोसिकिया, बोकोसिकिया, आप लोगों को यहाँ पर हम रिवाइज करा देते हैं एक बार। तो जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से शुरू करते हुए वे निम्नलिखित जटिल गुण। सबसे पहले जानते हैं एक प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, तो जानते हैं सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। वैसी कोशिकाएं जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। क्या कहते हैं? सॉरी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। जिसको नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। जिसको नंगी आंखों से देख सकते उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में जो होती है 70S राइबोसोम पाई जाती है। ये कोशिका चैप्टर में मैंने बता चुके हैं। 70S राइबोसोम पाई जाती है। जैसे जीवाणु, कवक इत्यादि सूक्ष्म जीवों जो होती है उनकी कोशिका जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होती है नहीं केंद्रक पाई जाती है, नहीं राजधानी पाई जाती है, यानी इसमें कोशिका अंग का क्या होती है, बहुत सारा कोशिका अंग का क्या होता है, इसमें अभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है। आगे जानते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। वैसी कोशिकाएं जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, वैसी कोशिकाएं जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, या वैसी जीव जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। जैसे में मानव, गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या में आ जाएगा? यूकैरियोटिक कोशिका में। तो यू मतलब होता आप या तुम, आप और तुम तो देख सकते हैं ना, तुम लोग या आप लोग को देख सकता है, इसमें क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक। यू मतलब आप मतलब क्या होता है? आप लोग को देख सकते हैं। यही हुआ यहाँ पे, यूकैरियोटिक कोशिका को हम देख सकते हैं। इसमें कोशिका के सभी अंग क्या होती है? पाई जाती है। कोशिका के सभी अंग क्या होती है? पाई जाती है। अब कोशिका का सभी अंग तुम लोग कोशिका चैप्टर में पढ़ा, जैसे कोशिका का समय एक अंग हो गया केंद्रक हो गया, राजधानी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब कोशिका क्या अंग है? क्या अंग है? समझा? उनके बाद जानते हैं हम एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वैसी जीव, वैसी जीव जिनकी कोशिकाओं वैसी जीव जिनकी शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वैसी जीव जिनकी कोशिका एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। समझ में आया तुम करा है? फिर से समझो तो, वैसी जीव जिनका शरीर सिर्फ एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। जैसे हम ले लेते हैं जीवाणु, जैसे क्या लेते हैं? जीवाणु। जीवाणु जो होती है उनका शरीर जो होती है एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या चीज होता है? एक ही। अगर एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होगा तो उन कोशिकाओं का कार्य भी क्या होगा? एक समान ही होगा। क्या होगा? एक समान ही। समझा? उनके बाद जानते हैं बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव तो वैसे जीव जिनका शरीर दो या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होते हैं, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं हम? बहुकोशिकीय जीव। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। जैसे हम लोग क्या है? बहुकोशिकीय जीव।
मानव का शरीर जो बना हुआ बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ। समझा? मानव का शरीर